हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ, वो भी प्रैक्टिस सेट 18 का। इससे पहले मैंने 17 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए, आज के इस वीडियो में पूरे 46 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरे 25 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। बोल रहा है क्या कि 13, 10, 11, 9, 17, 14, 19, 15 इतना दे दिया है और बोला कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिसर यानी रेंज बराबर होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो देखिएगा कि इसमें उच्च सीमा क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है। तो देखिए 19, क्या 19 से भी बड़ा कोई है क्या? नहीं है। इन सभी में देखिएगा कि उच्च सीमा यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 19 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 9 है। ये दोनों का अंतर, 19 में से 9 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 10। यही इसका परिसर निकल करके आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं, उनका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो देखिएगा यहां पे n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले समबाहुभुज, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो होता है वह कितना होता है। तो देखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहां पे देखिएगा कि एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं, यानी n बराबर कितना है, तो n बराबर 10 दे दिया गया। तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, n-2 यानी 10 - 2 गुने 180 डिग्री, अब बटा में n का मतलब 10। अब देखिए 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 बचेगा, गुने 180 डिग्री बटा में 10। 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 में 8 से गुणा करेंगे 144, 144 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप होगा वह कितना होगा, तो 144 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी ने साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपए लिए, बी का हिस्सा रुपए में कितना होगा। तो देखिएगा कि ए काम करता है तो इसको 5 दिन लगता है, यानी 5 दिन में ही पूरा काम समाप्त कर देता है, जबकि बी काम करता है उसी काम को तो अकेला करने में इसे 10 दिन लगता है, और सी काम करता है तो उसी काम को अकेले काम करने में 15 दिन का समय लगता है। अब यहां पे क्या करेंगे कि इस सब का एलसीएम निकालेंगे, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 6 बार में, 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में। अब यहां पे देखिएगा कि यही ना काम खत्म करने का पैसा मिला है 8800 रुपया,
इसका मतलब क्या है कि ये जो काम होता है यानी एलसीएम बराबर काम हो गया खत्म। जब काम खत्म हो गया तो पैसा कैसे बांटा जाएगा? तो पैसा जो बांटा जाएगा इसके कार्य क्षमता के अनुसार बांटा जाएगा। जितना इसका कार्य क्षमता होगा उतना के हिसाब से इसको पैसा दिया जाएगा। तो देखिएगा ए, बी और सी, तो ए का कार्य क्षमता है प्रतिदिन 6 काम करने का, बी का कार्य क्षमता है प्रतिदिन 3 काम करने का और सी का क्षमता है प्रतिदिन 2 काम करने का। तो सोचिए कि जो क्षमता होगा उसी क्षमता के अनुसार पैसा भी बांटेगा। तो ए का क्षमता है 6 काम करने का, तो इसको मान लीजिए क्या कि रुपया, यानी ए को मिलता है 6 रुपया, बी को 3 रुपया और सी को 2 रुपया मिलता है। तो अनुपात में देखेंगे कि अनुपात में टोटल कितना रुपया मिलता है तीनों को, तो 6 3 9 और 2 11 रुपया, लेकिन मिलता है कितना, तो 8800 रुपए। दोनों बात बराबर, 11 से 800 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 800। हम लोगों से पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए बी का हिस्सा कितना है, तो अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 गुने 800 यानी 8 3 2400 रुपया। बी का हिस्सा हो गया 2400 रुपया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 72 है और इन संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दो संख्या है यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों का अनुपात 3:2 के अनुपात में, जबकि दोनों का एलसीएम जो दिया गया है वह 72 है। तो देखिएगा कि अनुपातिक एलसीएम हम निकालते हैं 3 और 2 का, तो अनुपातिक एलसीएम जो होगा 5 होगा। तो अनुपात में एलसीएम 5 है, जबकि है 3 दूनी 6 होगा, योग ना 5 होगा। तो अनुपातिक जो एलसीएम होगा कितना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जबकि है कितना, तो 72। 6 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू 12 हो गया। तो हम लोगों से पूछा है दोनों का योग, दोनों का योग यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो देखिए दोनों का योग निकालिएगा तो 3 और 2 5, अनुपात में योग कितना है, तो 5 है। अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 12 यानी 12 5 60, यानी दोनों संख्याओं का योग जो निकल करके आ गया कितना आ गया, तो 60 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि भुजा दे दिया है कितना, तो 6 यूनिट। ठीक है, तो √3/4 गुने 6 के स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 गुने 6 के स्क्वायर 36, 4 से काटेंगे 4 9 36, 9 में √3 से गुना कीजिएगा तो 9√3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि ए ने 76,000 रुपए एक व्यवसाय में निवेश किया। 76,000 रुपया लगा करके ए क्या करता है कि एक व्यवसाय यानी एक बिजनेस स्टार्ट करता है। कुछ महीने बाद बी भी 57,000 रुपए निवेश करके उसमें शामिल हो गए। यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि ए क्या करता है कि 76,000 रुपए एक व्यवसाय में निवेश करता है। कुछ महीने के बाद ए के काम करने के यानी बिजनेस शुरू करने के कुछ महीने बाद बी भी क्या करता है कि 57,000 रुपए लेकर के निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। 1 वर्ष बाद कुल लाभ को दोनों भागीदारों के बीच 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। तदनुसार यदि लाभ को उनकी पूंजी के हिस्से के बराबर बांटा गया तो बी उस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो देखिएगा यहाँ पे 2 पार्टनर है, ए है और बी है। ए क्या करता है कि 76,000 रुपया लगाता है व्यवसाय में, 76,000 रुपया व्यवसाय में लगाता है, जबकि बी लगाता है 57,000 रुपए।
बी लगाता है 57,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो रुपया लगाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि समय से गुना करते हैं। ठीक है, तो समय से गुना करते हैं तो सोचिए कि ए क्या करता है, पूरा 1 साल के लिए लगाता है, ए पूरा 1 साल के लिए लगाता है, तो 1 साल बराबर 12 महीना। जबकि बी क्या करता है कि कुछ महीने बाद आता है, यानी इसको लगाने के कुछ महीने बाद आता है, इसका मतलब पूरा 12 महीना के लिए नहीं लगाता है। माना कि x महीना बाद आया, माना कि x महीना बाद आया, तो इसमें से क्या करेंगे कि 12 में से x घटा देंगे, 12 में से x घटा देंगे। और यह जो अनुपात आएगा, ये जो दोनों का अनुपात आएगा, या तो पूंजी का अनुपात होता है, नहीं तो लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 76,000 गुने 12 बटा में 57,000 गुने 12 माइनस x बराबर में। देखिए यह जो है लाभ का अनुपात आया, जबकि लाभ का अनुपात दिया गया है 2:1, तो 2/1 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से इसको काटिएगा तो सॉरी यहां पे एक जीरो हो जाता और 7600 हो गया था, हाँ 76,000। अब यहां पे देखिएगा कि इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 19 या 57, 19 चौके 76। 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, और 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखिएगा कि 12 माइनस x और ऊपर में क्या 4 दूनी 8 बराबर 1/1। जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 8 एकम 8, और 12 में 1 से 12 माइनस x में 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, यानी 12 माइनस x बराबर हो जाएगा कितना, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 8 को इधर लाते हैं, माइनस x को उधर ले जाते हैं, तो 8 आकर के इधर घट जाएगा, यानी 12 में से 8 घटाइएगा तो 4, यानी 4 माह बाद 4 माह बाद क्या किया था कि वह बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, तो पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर व्हाट, यानी सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिएगा यहां पर कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। फिर आप सोच के देखिए कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़िएगा तो 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा जैसे के तैसे बराबर 4। अब यहां पे देखिए कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 3, ये दोनों में कॉमन क्या है तो 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में उधर 4 है तो 4। इसका देखिएगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुने, यहां पे देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, यानी 1 होता है, बराबर में 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां पे समझिएगा, यहां पे एक स्टेप गायब करते हैं, 3 एकम 3, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर जब हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अब इधर बना देते हैं हम, तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2,
यानी 1/4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। अब सोच के देखिए कि साइन थीटा यानी साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना, तो 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इधर से लिखेंगे, देखिएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे थीटा का मान कितना आया है, तो 30 डिग्री आया है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक थीटा के जगह 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब यहां से देखिएगा कि इसका हम लोग एलसीएम करेंगे कि इतना ही आंसर है, यही आंसर है आपका, यही आपका ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2/√3 प्लस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति कितनी होगी। तो यहां पे देखिएगा कि धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल जो होगा, धारा के दिशा में चाल बराबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि नाव का चाल और प्लस में धारा की चाल, यानी B प्लस W किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अब हम लोगों को दे दिया है कि धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम लोगों को निकल सकता है क्या, नाव की चाल। तो सोच के देखिए कि B प्लस W बराबर हम लोगों को मालूम है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। B का निकालना है तो यहां पे W का रखेंगे कितना, यानी वाटर की चाल 7 बराबर 25, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 7 घट जाएगा तो 18 बच जाएगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसका निकला, तो यह निकला नाव का चाल। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है क्या कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो देखिएगा कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल जो होता है वह क्या होता है, नाव की चाल यानी बोट की चाल माइनस वाटर की चाल यानी धारा की चाल, यही होता है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा कि धारा उसको रुकावट पैदा करेगी, रुकावट पैदा करेगी तो क्या होगा, उसके चाल में से घटेगा, है ना। तो यहां पे क्या होता है, B माइनस W होता है। तो अब हम लोग को B मालूम है कितना, तो 18, W मालूम है तो W देखिए यहां पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 में से 7 घटाइएगा तो 11 बचेगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 55 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है यानी क्रय मूल्य, 55 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस X वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप यहां से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसको इधर लाते हैं चाहे इसको उधर भेज दीजिए, तो SP बटा
Cp बराबर हो जाएगा 55/x। ठीक है। अब यहां से हम लोगों से पूछा है यदि अर्जित लाभ 10% है, यदि अर्जित लाभ 10% है, 10% है, यानी लाभ जो होता है 10% होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान ज्ञात करना है, यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां पे समझिएगा कि 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, भिन्न में 1/10 होता है। अब सोचिए कि 10 रुपया में 1 रुपया का लाभ होता है, 10 रुपया में कितना रुपया का लाभ होता है, तो 1 रुपया का लाभ होता है। अब यहां पे समझिएगा कि 10 रुपया में 1 रुपया का लाभ होता है, इसका मतलब बेचता कितना में है, तो 11 रुपया में बेचता होगा। कितना का सामान, तो 10 रुपया का सामान। सीधा यहां पे क्या कीजिए कि बैठा दीजिए, एसपी के जगह ये हो गया आपका एसपी और ये हो गया सीपी। यहां पे सीधा बैठा देना है, 11/10 कर देना है बराबर 55/x। 11 से इसको काट दीजिए, 11×5 = 55, ये दोनों क्रॉस गुना हो जाएगा, 10×5 = 50, यानी x बराबर 50 निकल करके आ गया और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज का वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। तो यहां पे देखिएगा कि ब्याज का जो दर दिया गया है 14%, यह वार्षिक है और प्रत्येक 6 महीना का बात बोल रहा है, यानी छमाही बोल रहा है, यानी अर्धवार्षिक बोल रहा है। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज का दर 2 से भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में क्या होता है कि 2 अर्धवार्षिक होता है, इसलिए 2 से भाग दिया जाता है। 2 से काटेंगे 7 बार में, यानी 7%, यानी 7% अर्धवार्षिक यानी छमाही। 7% ब्याज का दर जो हो गया छमाही हो गया। और जब भी यहां पे बोलेगा कि प्रभावी दर ज्ञात करें, यानी वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करना है, तो वार्षिक मतलब क्या कि एक साल में, तो एक साल में क्या होगा, इसको 2 बार लेना होगा। कौन से फॉर्मूला पर, तो ये वाला, यानी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने b/100। ये परसेंटेज में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो देखिएगा यहां से हम लोग निकालेंगे, तो दोनों में जुड़ रहा है, दोनों में क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है, क्योंकि ब्याज का दर जुड़ेगा है, घटेगा थोड़ी ना। तो यहां पे देखिएगा कि 7 प्लस में लेना है, 7% प्लस 7% प्लस में 7 गुने 7/100%। तो यहां से निकल जाएगा प्रभावी वार्षिक दर, यानी प्रभावी वार्षिक दर बराबर। अब यहां पे देखिएगा कि इसको हम लोग करते हैं, जोड़ते हैं, तो 7×7 14% प्लस में 7×7 49/100% बराबर 14% प्लस में इसको 49 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.49% हो जाएगा। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.49%। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी प्रभावी वार्षिक दर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर के काम करता है तो यह काम को 8 दिन में समाप्त कर देता है। अकेला बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला बी जो है वह उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अकेला ए उसी काम को कितना समय में करेगा, यानी कितने दिनों में करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि टोटल वर्क जो आ गया वह कितना आया, तो 24 आया, यानी एलसीएम जो होता है वह टोटल वर्क के बराबर होता है और ए वाला क्षमता होता है, इसका एफिशिएंसी होता है। यानी ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम करेगा। ए और बी मिलकर के काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम होगा, जबकि बी अकेला 2 काम प्रतिदिन करता है। तो सोच के देखिए कि बी अगर 2 काम प्रतिदिन करेगा तो ए कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा।
है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है, तो बी अकेले 2 काम करेगा, तो ए कितना करेगा, 1 काम प्रतिदिन करेगा। तो ए को अगर कहा जाए कि पूरा काम तुम ही करो तो 24 काम टोटल है, और प्रतिदिन 1 काम करेगा, ए क्या करेगा, प्रतिदिन 1 काम करेगा, तो इसको 24 दिन लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर। ऐसा फिगर दिया गया है कि दी गई आकृति में कोण QRN, देखिएगा कोण QRN बराबर 40 डिग्री दे दिया है। इसका कोण PQR, कोण PQR ये वाला जो कोण है वह 46 डिग्री दे दिया है, तथा MN बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है, यानी MN जो है बिंदु R पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है यहां से, है ना। क्रमशः X, Y तथा Z का मान डिग्री में क्या है, यानी तीनों का मान पूछ रहा है कि X, Y, Z का मान पूछा है, X, Y और Z का मान। तो यहां पे समझिएगा कि X, Y, Z का मान हम लोगों से पूछा है, तो यहां से आप देख सकते हैं एकांतर कोण से कि 46 डिग्री है, तो y का मान भी क्या होगा, 46 डिग्री होगा, यानी y बराबर हो जाएगा 46 डिग्री, यानी जितना इसका मान होगा उतना ही होगा इसका मान, ठीक है। और यहां पे देखिएगा कि जितना x का मान होगा उतना ही ये वाला होगा, यानी 40 डिग्री के बराबर किसका होगा, तो x का होगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि जब y का मान पता चल गया और इसका भी मान पता चल गया, तो ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि x प्लस 46 डिग्री आप प्लस z बराबर 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां देखिएगा कि x का मान कितना है, तो 40 है, यानी 40 डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो यहां से निकल करके आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 यानी 86 डिग्री हो जाएगा, प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब यहां से इसको घटाएंगे तो यहां से निकल करके आ जाएगा कितना, z बराबर 86 उधर घटा दीजिए, तो जब 86 उधर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 94 बचेगा, 94 डिग्री, यानी z बराबर कितना आ गया, तो 94 डिग्री। तो देखिएगा हम लोगों से पूछा कि x, y और z का मान पूछा है, तो x का मान 40 डिग्री, y का मान 46 डिग्री और z का मान 94 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 5, -1 5, -1 और 4, -4 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा की ढाल क्या होगी। जैसे मैं यहां पे देखिए कि कोई बिंदु है और वहां से समानांतर रेखा, जैसे इस प्रकार, जैसे माने चलिए बिंदु है और इसका ढाल पूछ रहा है कि यहां से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या होगी, है ना। तो यहां पे देखिएगा, इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, ढाल M1 ढाल M2। तो M1 निकालने का फॉर्मूला होता है M1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो यहां पे देखिएगा कि y2 कहां से आएगा और y1, तो यहां देखिए पहला जो होता है, यानी पहले भुज होता है, इसके बाद कोटि होता है, तो ये होता है आपका x1 y1, ये होता है आपका x2 y2, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि y2 कितना है, तो y2 जो है वह आपका है -4, और माइनस में y1 कितना है, तो -1 है, बटा में x2 कितना है, तो x2 आपका 4 है, और x1 कितना है, तो -5, यानी x1 कितना है, तो 5 है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है पहले से,
अब यहाँ पे देखिएगा कि -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब बटा में -5 में से 4 घटेगा तो -1 बचेगा, -4 में से 1 घटाइएगा तो -3 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि यह समानांतर रेखा है, यानी दोनों के बीच में समान अंतर है ना। तो M1 बराबर आपका M1 बराबर M2 हो जाएगा, M1 बराबर M2 हो जाएगा। अगर M1 आपका 3 है तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका जो ढाल होगा वह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए की वर्तमान आयु बी की आयु से आधी है, यानी ए का जो वर्तमान आयु है ना बी की आयु से आधी है। अगर बी का हम 2 मान लेते हैं तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ए का। 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद प्लस दर्शाता है किसको बाद का, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु और ए की आयु का अनुपात 11:6 है, यानी बी की आयु और ए का आयु का अनुपात 11:6 है। तो 11 बी का और ए का 6, कितना वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। तो बोला है कि 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, यानी 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि अंतर समान है क्या, इसमें 5 का अंतर है, जबकि इसमें जो अंतर है वह 9 का है, अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में अंतर देखिए और ये दोनों के बीच में देखिए, तो 6, 5, 11 यानी 5 का अंतर है ये दोनों में, 6 और 11 में, और 1 और 2 में 1 का अंतर है। ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना कीजिए और नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना कीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 1 से 6 एकम 6, 11 एकम 11। अब देखिए अंतर बराबर आ गया, 6 और 5 के बीच में 1 का अंतर, और इसमें देखिए 1 का अंतर, तो दोनों के बीच में 1 का अंतर है, जबकि है कितना 5 वर्ष का अंतर है। यहां से बात बराबर, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, तो 5 हो गया। यहां से पूछा है कि 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, तो ऊपर वाला जो है यह वर्तमान आयु का अनुपात है ना। तो ए का आयु पूछा है 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए कि अनुपात कितना है, तो 5 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 5 यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष ये वर्तमान में है, ठीक है, ये वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 25 वर्ष। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए, है ना, तो 25 और 3 28 वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि कार ए की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 80 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, कार बी की गति कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि कार ए है और कार बी है, ठीक है, समझिएगा, कार ए है और कार बी है, इसका जो चाल है ए का चाल, कार ए का चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लगाता है, समय दिया हुआ है कि 5 घंटा में एक निश्चित दूरी तय कर देता है, यानी 5 आवर में एक निश्चित दूरी तय कर देता है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं आसानी से कि दूरी कितना तय किया होगा। तो दूरी बराबर आप जानते होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो चाल 90 गुने समय 5, 9 × 5 = 45, 450 किलोमीटर, ठीक है, 450 किलोमीटर। अब यहां पे बोला है क्या कि बी उसी समय में, उसी समय मतलब क्या 5 घंटा में, बी क्या, तो 5 घंटा में ही ए से 80 किलोमीटर कम। तो देखिए ए करता है 450 किलोमीटर का सफर, तो बी करेगा कितना 80 किलोमीटर कम, तो 80 किलोमीटर घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा 7, ये बच जाएगा 3, यानी 370 किलोमीटर का ही यात्रा करना है। और वही समय में, जिस समय में ए करता है, तो ए जितना समय में करता है यानी 5 घंटा में, तो 5 घंटा में भी यह इसी को करना है, तो बी की चाल हो जाएगा
कार बी की चाल बराबर, आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है देखिए, दूरी है 370 किलोमीटर और समय कितना लगाएगा, तो 5 घंटा। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, यानी 74 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बी का चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 74 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक वस्तु 20% की हानि से 1200 रुपए में बेची जाती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि 20% हानि पर बेचता है, इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% यानी क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो 100% यानी 20% हानि का मतलब क्या है, जितना में खरीदा उससे कम में बेचा होगा, यानी 20% कम में बेचा यानी 80% में बेचा है। सीधा क्या करना है कि 100% में से 20% घटा देना है। तो 100% में से 20% घटाइएगा तो कितना बचेगा, 80%। तो 80% में बेचता है, लेकिन बेचता है 1200 रुपए में। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो यहां पे समझिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले यहां से 1% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 1% बराबर हो जाएगा 1200 अब बटा में 80, ठीक है। अब बोला 20% लाभ कमाने के लिए, तो सोचिए लाभ कमाएगा किस पर, तो क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य उसको चाहिए 100%, तो 100% प्लस 20% यानी 120% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 120% बराबर हो जाएगा 1200 बटा में 80 गुने 120। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 यानी 612 में। तो 600 गुने 3 छत्री 1800, यानी 20% लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो 1800 रुपए में बेचना होगा और यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos 1110 डिग्री का मान ज्ञात करें। cos 1110 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि cos 1110 क्या, इसको हम तोड़ सकते हैं 360 के फॉर्म में। तो 360 गुने अगर 2 करते हैं तो 720 होगा, 3 बार गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, 36 18 के 8 3 3 9 के 10 यानी 1080। अब 1080 इसमें से घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 1110 में से 1080 घटाइएगा तो 30 बचेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos 3 गुने 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा ही होता है। क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि cos 360 यानी 3 गुने 360 मतलब क्या कि 360 के ही मल्टीपल में है ना। तो 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा, यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि बिंदु -4 और +3 यानी बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में आएगा, यानी क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप जानते होंगे क्वाड्रेंट निकालने के लिए आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये होता है आपका x होता है, ये होता है आपका x डैश, y और y डैश, यानी डैश वाला पर क्या होता है, माइनस वाला होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये होता है आपका चतुर्थ, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। अब यहां पे समझिए कि सबसे पहले भुज लिखते हैं, इसके बाद कोटि लिखते हैं। तो देखिएगा कि भुज कौन होता है, x वाला भुज होता है, जबकि कोटि होता है y वाला। तो यहां से देखिएगा कि सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद y का, यानी प्लस प्लस होगा,
ये दोनों में क्या होता है कि प्लस प्लस होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वह प्लस प्लस वाला होता है, जबकि सेकेंड में क्या होता है, पहले एक्स वाला लिखते हैं, इसका बाद वाई वाला, तो एक्स वाला यानी एक्स डैश है तो माइनस वाला होगा, इसके बाद प्लस वाला होगा। इसका थर्ड वाला में देखिएगा कि थर्ड वाला में सबसे पहले एक्स वाला, इसका वाई वाला, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। इसका देखिएगा यहाँ पे कि फोर्थ वाला में तो पहले एक्स के लिए लिखेंगे तो एक्स क्या है, प्लस वाला है तो प्लस, इसके बाद वाई डैश है तो माइनस, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा कि चारों में से किस में है यह, तो देखिए माइनस प्लस वाला है, तो माइनस प्लस वाला है तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है ना, यह द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश में यह है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 11 रूट अंडर n बराबर रूट अंडर 112 प्लस रूट अंडर 343। अब यहां पे समझिएगा कि यहां पे बोला क्या कि n का मान क्या होगा, तो 11 रूट अंडर n बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं तोड़ करके, 112 को तोड़िएगा तो 4 से टूटेगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 8 32, फिर 7 चौक 28, यानी 16 गुने 7 लिख सकते हैं। देखिए 16 गुने 7 रूट अंडर 16 गुने 7 लिख सकते हैं, प्लस ये जो होता है आपका 7 का क्यूब होता है, यानी 7 गुने 7 यानी 343 के लिए आप लिख सकते हैं 7 गुने 7 लिख सकते हैं। अब यहां पे समझिए कि 11 रूट अंडर n बराबर 16 अगर बाहर निकलेगा, यानी 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो 4 होगा, अंदर में बच जाएगा 7 प्लस, अब यहां पे देखिएगा कि 2 7 के बदले एगो 7 बाहर आएगा और एगो बच जाएगा अंदर, 4 रूट 7 प्लस 7 रूट 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे 11 रूट n बराबर 7 4 11 रूट 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हम लोग काट सकते हैं इसको, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें, यानी d बराबर होता है s गुने t, और d जो होता है रेलगाड़ी की लंबाई होता है, और व्यक्ति को पार करेगा तो व्यक्ति का लंबाई सब नहीं जुड़ता है, तो d बराबर यानी ट्रेन की लंबाई जो है 180 मीटर है, बराबर स्पीड जो है ट्रेन का वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए और गुने t, ठीक है। तो 18 से काटेंगे तो 18 तिया 54, और देखिए 3 से काटिएगा तो 3 से 3 छक 18 60 बार में, और 5 से काटेंगे तो 12 25 60, तो टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड, यानी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही है तो एक व्यक्ति को पार करने में पूरे 12 सेकेंड का समय लगाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:2 के अनुपात में है, यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, तो देखिएगा कि पहला कोण, दूसरा कोण और यह तीसरा कोण है, और तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है 3:5:2। अब देखिएगा कि आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो अनुपातिक योग देखिएगा 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, अनुपातिक योग 10 है, जबकि होता है 180 डिग्री, दोनों बात बराबर, 0 से 0 कैंसिल, अनुपात 1 बराबर हो गया 18, 18 से गुना करेंगे क्योंकि अनुपात 1 बराबर 18 है, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, 18 3 54 डिग्री, 18 5 90 डिग्री, ये हो जाएगा 18 दूनी
36 डिग्री। तो सोचिए कि यह कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है समकोण त्रिभुज, बी में है समबाहु त्रिभुज, सी में है अधिक कोण त्रिभुज और डी में है न्यून कोण त्रिभुज। तो आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण यदि 90 डिग्री का हो और दो कोण न्यून कोण हो तो यह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर। इसे बोला क्या कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्ष के राजस्व यानी करोड़ों रुपए में दर्शाया गया। एक तरफ आपको दिख रहा होगा, जैसे रेखा चित्र दिख रहा होगा उसको देखिए। एक तरफ आपको दिया गया है राजस्व यानी करोड़ में और दूसरा तरफ यानी नीचे में दिया गया है वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15, 16। अब यहां से पूछा है क्या कि वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ है। अब देखिएगा कि 11 में कितना था तो 500 था, जबकि 12 में 280 हो गया। तो सोचिए यहाँ पे कि 2011 में राजस्व था 500 करोड़, जबकि 2012 में हो गया यह 280 करोड़। तो कितना घट गया, तो कितना कम हो गया। तो देखिए कितना कम हो गया, तो 0, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, इसका 4 में से 2 घटाएगा तो 2, यानी 220 कम हो गया। तो 220 कम हो गया कितना में, तो पूरे 500 में। प्रतिशत पूछा है तो गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटिएगा तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 44% कम हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला क्या कि दो संख्याओं का योगफल 3 है तथा इनके वर्गों का योगफल 12 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिएगा कि दो संख्याओं का योगफल है, तो माना कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, ये दोनों का योगफल 3 है, जबकि इनके वर्गों का योगफल, दोनों का स्क्वायर जो है इसका योगफल यानी दोनों के वर्गों का योगफल 12 है। तो हम लोगों से पूछा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी ए बी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये सारा चीज किस में आता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है। तो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहां से देखिएगा a प्लस बी का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 12 है प्लस 2ab। हम लोग को ए बी निकालना है, ए बी बराबर व्हाट, तो देखिए 3 के स्क्वायर 9 बराबर 12 प्लस 2ab। 12 इधर आकर के घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 2ab बराबर हो जाएगा -3। 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी ए बी बराबर हो जाएगा -3/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों का गुणनफल जो होगा वह कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां, इसमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो देखिएगा लड़का है और ये लड़की है, तो लड़का टोटल कितना है 1100 है, लड़कियां 700। इसमें से बोल रहा है क्या 42% लड़का फेल कर जाता है, तो 1100 का 42% निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 2, 4 2 6 4, यानी 462 लड़का फेल कर गया। तो पास कितना किया, तो शेष पास करेगा, शेष कितना पास करेगा, तो घटाइए यहां से, तो 10 में से 2 घटेगा, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 6 घटेगा 3, इसका यहां पे बच गया 10 में से 4 घटेगा 6, यानी 638। तो 638 लड़का जो है यह क्या किया, पास कर गया। इसका इसमें देखिएगा कि लड़की वाला में कि 700 का 30% फेल कर जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो 7 21, यानी 210 लड़की फेल कर गई। अब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 1 घटेगा 9, ये बच जाएगा आपका 6, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, 490, यानी 700 में से 490 लड़की पास की,
जबकि 1100 लड़का में से 638 लड़का पास किया। तो टोटल पास कितना किया, तो देखिएगा कि कुल पास किया लड़का और लड़की मिला करके, बॉय और प्लस गर्ल्स, यानी कुल छात्र जो है लड़का और लड़की दोनों मिला करके है। टोटल पास कितना किया, तो 8, 9 और 3 12 के 2, 6 4 10 1 11, 1128। 1128 कितना में पास किया, तो देखिए 1100 और 700 1800, यानी 1800 में 1128 पास किया। प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 2 10, 11 1 12, इसको हम लोग काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 से 6 कम 6, 5 बचेगा 52, 9 6 54 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 48 और 4 52, 8 6 48, 8 बार में 8 8 16 17, अब नहीं कटेगा तो 188 बटा में 3 बचेगा, तो 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 बचेगा बटा में 3, यानी 62.2/3% कुल छात्र पास किया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये है। यदि इस व्यक्ति की पहले 8 महीने की औसत मासिक आय 3160 रुपये पहले 8 महीना का है, तो 8 महीना का टोटल योग निकाल लेते हैं आय का। तो टोटल योग निकालिएगा तो 8 से गुना करना होगा। 8 0 0, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 25,280 रुपया। फिर बोला क्या, तथा अंतिम 5 माह की औसत मासिक आय 4120 रुपया, यानी अंतिम 5 महीना का 4120 रुपया। तो 4120 गुने 5 गुना कीजिए तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5 1 6, 5 चौके 20, 20,600। अब यहां पे बोला कि उस व्यक्ति की 8वें माह की आय कितनी है। तो यहां से समझिएगा कि टोटल कितना वर्ष कितना महीना का है, तो 8 5 13 महीना का है, 8 5 13 महीना का है। तो यहाँ पे 13 महीना का हम लोग आय का योग जोड़ लेते हैं, मासिक आय का योग जोड़ लेते हैं, तो यह 13 महीना का टोटल हो जाएगा। जोड़िए 0 8 6 2 8 5 2 2 4, यानी 45,880 रुपया होगा कुल 13 माह का। 13 माह का कुल आय, 13 माह का कुल आय जो है 45,880 रुपया है। जबकि शुरू में देखिए दिया हुआ है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये है। तो एक वर्ष में, तो 12 माह का यहां पे हम लोग निकालते हैं, तो 12 गुने 3400 गुना कीजिए तो 0 0, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 3 36 4 40, 40,800। 40,800 कुल 12 महीने के है ना। तो सोचिए कि 13 माह के कुल आय में से अगर हम 12 माह का कुल आय घटा देते हैं तो जो बचेगा वह 1 माह का बचेगा। और वह 1 माह कौन होगा, जो पूछ रहा है वह 8वां पूछे, 5वां पूछे, 6ठा पूछे, उससे मतलब नहीं। तो हम लोगों से पूछा है कि 8वें माह की आय कितना है, तो देखिएगा 8वें माह की आय बराबर हो जाएगा, देखिएगा इसमें से क्या करना है कि 13 माह की आय में से 12 माह की आय घटा देना है, यानी 40,800 रुपया घटा देना है। घटा दीजिए तो ये जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0,805, यानी 5,080 रुपये 8वें माह की
आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।